हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनमोल विचार। बाबा साहब नागपुर की एक सभा में उन्होंने बहुत ही भोलेपन से सच्चाई को बताते हुए कहा, एक बार मैं गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन लीथगो के पास गया। उनसे मैंने खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चों पर बातें की। उनसे मैंने कहा कि यदि आप गुस्सा नहीं करेंगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। बाबा साहब ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूँ। उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ। तब मैंने कहा कि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई मेरी विद्वता इतनी है कि मैं इस विद्वता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ। मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जो शासन के अलग अलग पदों पर बैठकर मेरे गरीब व असहाय लोगों की देख रेख कर सके। बाबा साहब ने कहा, यदि हमारे लोगों की भलाई करनी है तो ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा, तभी इन अछूतों की भलाई हो सकेगी। मेरे इस कथन को लॉर्ड लिन लीथगो ने माना और उसी वर्ष सन 1946 में 16 विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन भेज दिया। चुनाव प्रचार के लिए बाबा साहब 27 अक्टूबर 1951 को पंजाब के जालंधर शहर में गए। अमृतसर एयरपोर्ट से लेकर जालंधर तक उनका बाबा साहब का कई जगह स्वागत किया गया। शाम 5 बजे बाबा साहब ने अनुसूचित जातियों की प्रमुख कॉलोनी रामदासपुरा बूटा मंडी में लाखों लोगों को संबोधित किया। उस समय सेठ किशनदास केसी सुलेख कर तारा राम मड़हाल सक्रिय कार्यकर्ता थे। भाषण में बाबा साहब ने जिक्र किया कि किस तरह मुश्किल हालातों में विभाजन के समय बहादुर महारेजिमेंट की मदद से लाखों अछूतों को मौत के मुंह से निकालकर भारत लाया गया। बाबा साहब ने अनुसूचित जाति के कांग्रेसी नेताओं के निकम्मेपन की भी जोरदार आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अछूतों की रक्षा के लिए कुछ प्रयास नहीं किए थे। सभा में सेठ सुंदरदास ने बाबा साहब को एक थैली भेंट की। 28 अक्टूबर को बाबा साहब ने डीएवी कॉलेज जालंधर में भारत संसदीय लोकतंत्र का भविष्य विषय पर भाषण दिया। इसी दिन बाबा साहब लुधियाना शहर में भी हजारों लोगों की सभा में भाषण दिया। बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस को तो अपना घर भरने की चिंता है और कितनी लूट मचाए है, बस आपस में ही इसी बात पर झगड़ते रहते हैं। कांग्रेस को गरीबों की दशा पर कोई चिंता नहीं है। बाबा साहब ने कहा, मैं चाहता तो हाई कोर्ट का जज बनकर सकता था और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन मैंने जन सेवा का मुश्किलों भरा मार्ग चुना है। गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और कांग्रेस द्वारा अछूतों के साथ किए गए अत्याचारों का वर्णन करने के बाद बाबा साहब ने कहा, पंडित नेहरू यह कहते नहीं थकते कि कांग्रेस ने अछूतों के लिए बहुत कुछ किया है। इसको गलत साबित करने के लिए बाबा साहब एक ही उदाहरण देते थे। वह यह है कि विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी अछूत पाकिस्तान छोड़कर भारत नहीं जा सकता है। पाकिस्तान को हिंदुओं के प्रति कोई चिंता नहीं थी।
खुद पंडित नेहरू को भी अछूतों की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में अछूतों की मारकाट के बारे में कांग्रेस उदासीन थी। उस मुश्किल घड़ी में अकेले मैं जो कुछ कर सकता था किया। महार बटालियन के सूरबीर सैनिकों ने मेरी बड़ी मदद की और पाकिस्तान से लाखों अछूतों को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर भारत लाए। बाबा साहब ने कहा, उस समय पाकिस्तान के मुसलमानों ने तो फरमान जारी कर दिया था कि कोई भी अछूत यहाँ से भारत नहीं जाएगा। दरअसल उन्हें सेवा करने के लिए अछूतों की जरूरत थी। बाबा साहब ने आगे कहा, कांग्रेस बनियों और मारवाड़ियों की आर्थिक मदद लेती है। कांग्रेस उनका भोजन खा रही है, इसलिए बाद में हर समय बड़े व्यापारियों का ही पक्ष लेती रहती है। यदि संसदीय लोकतंत्र इस देश में असफल हुआ तो इन्हीं कारणों से होगा, अन्यथा देश में विद्रोह, अराजकता और कम्युनिज्म ही आएगा। 29 अक्टूबर को बाबा साहब पटियाला गए, जहां उनके अनुयायियों ने शानदार स्वागत किया। दरअसल उस समय पंजाब में बाबा साहब को सुनने के लिए लोग तरस रहे थे। सभा में बाबा साहब ने सुस्तों को आह्वान किया कि गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यह आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है। पंजाब के बाद बाबा साहब उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए और 18 नवंबर को बम्बई लौट कर आ गए। बम्बई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित चौपाटी सर काऊजी जहांगीर हाल, नरे पार्क और 25 नवंबर को शिवाजी पार्क में हुई सभाओं में बाबा साहब ने संबोधित किया। बाबा साहब ने अपने भाषणों में ने कहा कि कांग्रेस का यह दावा खोखलापन है कि आज़ादी उसने दिलवाई है। भारत में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। बम्बई में जहां से बाबा साहब चुनाव में खड़े हुए थे, उस सुरक्षित सीट से कांग्रेस ने नारायण राव काजरोलकर को खड़ा कर दिया। कांग्रेस के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए सारी ताकत झोंक दी। आखिर बाबा साहब चुनाव हार गए। काजरोलकर को 1.37.950 और डॉक्टर अंबेडकर को 1.23.576 वोट मिले। ताजुब यह है कि यहाँ 50,000 वोट खारिज हो गए। संविधान निर्माता को एक साधारण वृक्ष से 14,337 वोटों से पराजित होना पड़ा, जिसके लिए कांग्रेस ने सारे हथकंडों को काम में लिया था। नफरत का ऐसा माहौल था कि एक कम्युनिस्ट नेता डांगे के कहने पर हिंदुओं ने जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर को वोट देने की बजाय फाड़कर पेटी में डाल दिए या खाली डाल दिए थे, जिसके कारण इतने अधिक वोटों से बाबा साहब हार गए थे। इस चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से राजभोज लोकसभा के लिए और BC कामले बम्बई विधानसभा के लिए जीत पाए थे। संविधान निर्माण के बाद जिस जनता ने बाबा साहब को सर आंखों पर बैठाया था, आज उन्हें चुनाव की गद्दी राजनीति के कारण हार का मुंह देखना पड़ रहा था। इसके तुरंत बाद डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली गए और निर्वाचन आयोग से शिकायत की कि बम्बई में इतना समर्थन प्राप्त था, फिर भी हार होना गड़बड़ी का संकेत है और इसकी जांच होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने कलकत्ता से बयान जारी कर
डॉक्टर अंबेडकर की हार पर भारी आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि यह डॉक्टर अंबेडकर की हार नहीं बल्कि कांग्रेसी हथकंडों की जीत थी। सहयोगी समाजवादी पार्टी को भी हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी ही हार का एक कारण उनके द्वारा कश्मीर विभाजन का समर्थन करना भी था, लेकिन बाबा साहब ने यह सुझाव भविष्य को ध्यान में रखते हुए देश हित में व्यवहारिक सुझाव दिया था। यदि उनके सुझाव पर ध्यान देकर कश्मीर समस्या का समाधान उसी समय कर लिया जाता तो आज आजादी के इतने दिनों बाद भी बाद भी देश की स्थिति इतनी विकट नहीं होती। इसके अलावा मुस्लिम समुदायों के पृथक निर्वाचन की मांग के समर्थन से भी हिंदू वोट से हो गए थे। दरअसल वे अच्छी तरह जानते थे कि अब पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने मंत्री के कार्यभार व हिंदू कोड बिल के दौरान निराशा से दुखी होकर पृथक चुनाव अधिकार की मांग का समर्थन किया था। यह तो बाबा साहब के दुखों का प्रकटीकरण मात्र था, इससे अधिक कुछ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, स्वर्ण हिंदुओं के बहुमत के आधार पर गांधी जी और कांग्रेस ने मेरा और मेरे पक्ष का राजनैतिक जीवन खत्म कर दिया। बाबा साहब लगभग 14,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने वह अपनी सहयोगी पार्टी के नेता अशोक मेहता ने चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि दोहरे मतदाता संघ में एक ही इच्छुक उम्मीदवार को 2 वोट देने के प्रचार होने से उस चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए चुनाव रद्द किया जाए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में पेशी हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने याचिका न मंजूर कर आपत्ति रद्द कर दी। एक साधारण व्यक्ति भी हार को बड़ी मुश्किल से सहन कर पाता है, लेकिन संविधान का वह महान शिल्पी चुनावी हार से निराश नहीं हुआ। वह बाबा साहब बहुत बड़े आशावादी व्यक्ति थे और सफलता हासिल करने के लिए पूरी मेहनत भी करते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब वह पूरी तैयारी भी कर ली थी कि यदि वह लोकसभा में जीत गए तो समाज व राष्ट्र की प्रगति के लिए वह कौन कौन सी ठोस योजनाओं पर काम करना चाहते थे। लोकसभा में हार के बाद बाबा साहब राज्यसभा में जाने की तैयारी कर ली। बम्बई स्टेट की 17 सीटों के राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे। उसमें एक सीट के लिए मार्च 1952 में पर्चा भरा। इसी महीने के आखिर में चुनाव हुए और बाबा साहब जीत गए। बाबा साहब के जीवन में सुख दुख तो धूप छांव की तरह आते जाते रहते थे, लेकिन मंजिल का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी दौरान बाबा साहब पीपुल एजुकेशन सोसाइटी के शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। 20 जून 1946 को सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई और अगस्त 1951 को मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में की बाबा साहब ने स्थापना की थी। दलितों में उच्च शिक्षा के प्रचार के लिए डॉक्टर अंबेडकर शुरू से कोशिश कर रहे थे। मंत्रिमंडल से त्याग पत्र के बाद इन दोनों संस्थाएं उनके लिए बाबा साहब के लिए घर परिवार के समान थे। बाबा साहब इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। दलितों में और खास तौर से महाराष्ट्र के दलितों को उच्च शिक्षा हासिल करने की चाह पैदा करने का श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। मई 1952 में राज्यसभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए बाबा साहब दिल्ली गए। बजट पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए
बाबा साहब ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। बाबा साहब ने कहा, रक्षा बजट भारत की प्रगति के लिए बड़ी रुकावट है। जो धन देश के विकास के लिए खर्च करना जरूरी है, वह सेना पर खर्च किया जा रहा है। यदि रक्षा बजट में 50 करोड़ रुपए की कटौती कर दी जाए तो देश का काफी भला हो सकता है। यदि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य मित्रता व शांति स्थापना करना है तो फिर वे कौन से दुश्मन हैं जिनके लिए इतनी बड़ी सेना की जरूरत। इसी वर्ष अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ख्याति प्राप्त भूतपूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित करने का फैसला किया। 5 जून 1952 को यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह होने वाला था। उस भव्य समारोह में बाबा साहब को डॉक्टर ऑफ लॉज LLD की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। 31 मई को बाबा साहब दिल्ली से बम्बई पहुंचे। बाबा साहब यहाँ क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पाटकर, सेक्रेटरी कमलकांत चित्रे व अन्य साथियों ने एक शानदार रात भोज आयोजित किया। समारोह में वक्ताओं ने इस बात पर अफसोस जताया कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करने की नहीं सूची। इतना ही नहीं, जिस बम्बई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अंबेडकर छात्र थे उसने भी ऐसा नहीं किया। और यह आश्चर्य की बात है कि एक विदेशी यूनिवर्सिटी बाबा साहब के योगदान की कद्र कर उनको गौरव प्रदान की पहल कर रही है। इस अवसर पर अपने संबोधन में बाबा साहब ने कहा, हालांकि सत्ताधारी लोगों के साथ मेरे मतभेद वैचारिक संघर्ष है, लेकिन विदेश में मैं अपने देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैंने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की है और देश की भलाई के लिए ही हमेशा लगन व मेहनत से काम करता रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा, मैंने एक पल भी देश हित के अलावा किसी बात पर विचार नहीं किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी जहां तक देश के हितों का संबंध था, मैं गांधी जी से 100 मील आगे खड़ा था।